हेलो सीईपी एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन ले रही हूँ और जो कि मेरा फुल लेंथ टेस्ट पेपर 24AC01 का है। और 24AC01 फुल लेंथ टेस्ट पेपर का ये मॉडल आंसर्स आपको नजर आ रहे हैं। और तो इसमें टोटल 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन करवा दिए हैं सिवाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्पोवरिशेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये रहता है। और आज मैं इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ये करवा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हिंदू में आया है। तो हिंदू के एडिटोरियल में जो भी मतलब हेडलाइंस आती है या एडिटोरियल्स आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशनल सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहले मैं हमेशा यही बोलती हूँ स्टूडेंट्स कि सीधे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो वैसे ही आप सीधे लिखना मत शुरू कर दो। सबसे पहले क्वेश्चन को स्प्लिट फॉर्म में आप स्प्लिट फॉर्म में क्वेश्चन को समझो और टोटलिटी फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको समझना बहुत जरूरी है। फाइन। तो अब देखिए क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। तो इसका साफ मतलब है कि ग्रोथ हो रहा है मगर वो ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होना चाहिए। मतलब ऐसा ग्रोथ जो जॉब जनरेट कर सके, ऐसा ग्रोथ जिसमें मतलब अगर किसी नेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है सिर्फ। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात नहीं करनी है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो इसमें अज्यूम किया जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात नहीं करनी है। आपको बात करनी है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव से। किस तरह इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स कैसे हम क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स। ओके। तो मैंने जो शुरू किया है इसमें, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट दिस रोबोस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इंट्रोड्यूस कर दिया है। और देखिए वैसे भी आप लोगों को अपने इंट्रोडक्शन में कभी भी शुरुआत आपको नहीं करनी है कि सीधे पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन आपने ओपन कर दिया इंट्रोडक्शन में, ऐसा काम नहीं करना। इंट्रोडक्शन में आप एक कोई जनरल की कंपोनेंट लेना, कोई नहीं, मतलब एक ऐसा की कंपोनेंट लेना जिसके बारे में आपको सबसे कम बात करनी है, जिसके बारे में आपको मेन बॉडी में बात नहीं करनी है। देखिए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव के बारे में आपको मेन बॉडी में बात करनी है, तो ऑब्वियसली आप एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव के बारे में आप शुरुआत नहीं करोगे इंट्रोडक्शन में, आप इकोनॉमिक ग्रोथ से शुरू कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव के बारे में आप यहाँ पर से सेकंड पैरा से या इंट्रो के लास्ट लाइन से आप बात कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने शुरू किया, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में, फिफ्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। मगर ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जॉब ग्रोथ के साथ नहीं चल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मगर जॉब ग्रोथ नहीं हो रहा है। और ये जो मैंने डेटा दिया, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, ये सेम डेटा आपको हिंदू में मिलेगा क्योंकि मैंने ये हिंदू से ही ये डेटा दिया जिस एडिटोरियल में ये वाला आया था। The percentage of youth involved in economic activities had decreased from 52% to 37%. This phenomena is called jobless growth. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मगर इसको हम कहेंगे जॉबलेस ग्रोथ, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ जॉब अपॉर्चुनिटीज को जनरेट नहीं कर रहा है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमी। इसका सोल्यूशन ये है, आगे ना, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमी which can have wide ranging positive effects on both the economy and society. तो अगर अब मैं इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमी के फायदे क्या है मैंने सिर्फ इसी पैराग्राफ में बताया है। मतलब मैंने किस तरह से एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमी करेंगे ये मैं नहीं बता रही हूँ, मैं इसके फायदे बता रही हूँ। तो पहला फायदा ये है कि अगर बहुत सारे पीपल एम्प्लॉयड रहे तो टैक्स रेवेन्यू जो बेस है वो बढ़ेगा। ठीक है। और तो क्या होगा, टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी तो वो लोग पब्लिक सर्विसेज में मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है। और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और बूस्टअप होगा। फाइन।
अच्छा, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कैसे? जो सबके पास जॉब रहेगा, सबके पास पैसा आएगा, तो वो लोग स्पेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड प्रोडक्शन बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमी से पॉवर्टी रिडक्शन होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फाइन। तो इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमी से क्या फायदा है? एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमी से इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा। फाइन। अब किस तरह से एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमी हम ला सकते हैं, अब मैं यहाँ पर प्रोसेस बता रही हूँ। तो इसमें इंटरनेशनल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिकमेंड किया है? टू इनहांस प्रोडक्टिव नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो फार्म एम्प्लॉयमेंट है, फार्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको हम डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब उसमें ना कोई रेवेन्यू है, ठीक है, फार्मर्स के जो प्लाइट है उसमें बढ़ती जा रही है, विपदाएं आती है, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, फार्म एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हो जाए इकोनॉमी। रीजन ये है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे नॉन एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होता है, मगर जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, एग्रीकल्चर से भी ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। यानी ज्यादा लेबर वो कंज्यूम कर सकता है, मतलब कंज्यूम नहीं बोलूंगी, ज्यादा लेबर ये लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर फिर रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो सिर्फ 30% पॉपुलेशन से ही तो सरकार को टैक्स मिल रहा है, तो गलत हो गया। उस 30% में भी पूरे से नहीं मिल रहा, तो गलत हो गया ना। तो एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर के जो भी पीपल या किसान डिपेंडेंट है, उसको वहां से लेकर आओ और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उनको अब्सॉर्ब करवाओ, ठीक है। तो इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा? रिस्क स्प्रेड होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, मैंने पहले भी आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसे क्वेश्चन, उसमें मैंने ये वाली चीज बहुत डिटेल में किया है कि रिस्क एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएशन एग्रीकल्चरल आउटपुट, ये सब कमोडिटी प्राइसेस, तो ये जो है ये रिस्क स्प्रेड होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। एक्सटर्नल शॉक से रेजिलियंट होंगे हम लोग, थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे एक्सटर्नल शॉक को टॉलरेट करने में। तो एडिशनली लेबर प्रोडक्टिविटी, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन टेंड टू बी बेटर। और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर से मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें जो एक इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है बार बार यही कि एग्रीकल्चर से डाइवर्ट करो लोगों को दूसरे सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर से डाइवर्ट करके दूसरे सेक्टर में लेकर आओ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लेस लेबर इंटेंसिव है, बाकी सेक्टर्स मोर लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। और दूसरा है जो वर्किंग कंडीशन है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटर नहीं है वर्किंग सेक्टर, ठीक है। तो इससे वर्कर्स का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। अब नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। मगर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने थोड़ा सा मैं बताया है, वैसे तो आप बहुत इलैबोरेटली लिख सकते हो, मगर हमारे पास वर्ड लिमिट है। इसमें प्रॉब्लम है अनस्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर से। तो फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया, कंक्लूजन में ही मैंने सोल्यूशन दे दिया, हमारे पास इतने वर्ड्स नहीं कि कंक्लूजन के लिए एक अलग पैराग्राफ थे, तो मैंने यहीं पे कंक्लूड करके सोल्यूशन दिया है। बाय शिफ्टिंग लेबर फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर to more dynamic industries such as manufacturing and services, countries can create more job opportunities, boost productivity and improve overall societal well-being. However, अब यहाँ पे सोल्यूशन देंगे, effective policies and investment on skill development, मैंने यहाँ लिखा ना unskilled है, are essential to manage this transition successfully and ensure inclusive growth for all segments of the population. अब देखिए इसमें आप लोग सरकार क्या कर रही है इसके लिए भी आप बात कर सकते हो, मनरेगा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी स्कीम्स के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मगर मैंने ये जो इसके हमारे पास इतने वर्ड्स नहीं थे कि मैं ये सब करूं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा बात की। ओके, थैंक यू सो मच।